अच्छा, वैसे थर्मल फिजिक्स में ना 3 चैप्टर्स हैं। उनको जिस तरह जर्नल में हमारे पास टोटल 8 थे। या तो थर्मल फिजिक्स सेक्शन में हमारे पास 3 सेक्शन है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं। तो वो वाला टॉपिक मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें जो है ना वो सॉलिड लिक्विड गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ये सारी चीजें। तो उसका तो आइडिया आपको होगा बेसिक। या सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, whereas लिक्विड के लिक्विड में अंदर फ्री टू थोड़ी मूव सी। होते हैं, हाँ, सॉलिड के कंपैरिजन में। उसका शेप फिक्स नहीं या होता, लेकिन वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है जिस कंटेनर में हम उसे रखेंगे। और गैस में कुछ भी फिक्स या नहीं होता, और उनकी एक्चुअली प्रॉपर्टीज भी वीक होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली उसमें। वो वैसे भी हमारे क्वेश्चंस में जब चीजें आएंगी ना, तो वो आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएंगी दोबारा से। तो इसलिए हम पहले वाले प्रॉपर्टीज से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोस्टली काफी बार पढ़ी होती है आप लोगों ने। और जो दूसरा है जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जो इसका तीसरा चैप्टर होगा, उस तीसरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना होगा ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। 3 मेथड है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। हम थर्मल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। और थर्मल प्रॉपर्टीज में जो हम हीट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि थर्मल है तो हम पूरे सेक्शन में हीट के साथ इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि थर्मल का मतलब हीट एनर्जी की बात हो रही है। और हीट या हमारे पास बेसिकली 2 तरह की होती है। मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें, तो एक कैटेगरी जो होती है बेसिकली, उसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में सेंसिबल हीट। अच्छा, ये डेफिनेशंस पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि कहीं पर वर्डिंग्स पे डिफरेंट आती है ना, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सी टाइप की हीट इन्होंने लिख दी। तो हमने तो बस बेसिक हीट ही पढ़ा था। ठीक है। तो ये जो सेंसिबल हीट है ना, बेसिकली सेंसिबल का मतलब है कि जिसे हम सेंस कर सकते हैं। सिंपल जैसे थर्मामीटर से हमने हाई किया, सेंसेस। हाँ, तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो किसी भी आप डिटेक्टर से उसे सेंस कर रहे हो, तो वो आपके पास सेंसिबल हीट होती है। तो बेसिकली इसमें होता ये है, इट ब्रिंग्स अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे टेम्परेचर में चेंज आता है। और दूसरा कि इसमें बिफोर और आफ्टर वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, मतलब जैसे पहले इनिशियली हमने रिकॉर्ड किया रूम टेम्परेचर, फिर बाद में हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर चेंज हुआ, बाद में हमने फिर से रिकॉर्ड की। तो इसमें बिफोर और आफ्टर स्टेट का जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है। या सो इट इज गिवन बिफोर। आप इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड सेंसिबल हीट, उसका मतलब। अब आपको एक्सपेरिमेंट करो, जैसे आइस को मेल्ट करना है आपने हीट सप्लाई करके। तो आप जी। उसे इनिशियली या तो हीट सप्लाई करोगे, जैसे हमने इनिशियली उसको 1 मिनट हीट सप्लाई की, हमने उसका टेम्परेचर नोट कर लिया। फिर हमने दोबारा या उसको 1 मिनट हीट सप्लाई की, फिर हमने टेम्परेचर नोट कर लिया। तो हर एक एक मिनट बाद हम उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये, या तो जो अब जो बीच में प्रोसेस हो रहा था ना, तो हम उस बीच का टेम्परेचर नहीं ले रहे, क्योंकि जब 1 मिनट तक आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तब भी तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो हम वो टेम्परेचर चेंज नहीं लिख रहे, हम इनिशियल और फाइनल वाला लिख रहे होते हैं। ठीक है। या
तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जिस तरह हमने आइस की एग्जांपल ली, तो हमने उसे जब टेम्परेचर हीट सप्लाई की, तो जब तक हीट सप्लाई कर रहे थे, तो हमने उस जो प्रोसेस के बीच का टाइम था उस वक्त हमने टेम्परेचर नोट नहीं किया, हमने इनिशियल टेम्परेचर लिया और फाइनल टेम्परेचर लिया। तो इस तरह की जो हमारे पास केसेस होंगे वो नॉर्मल टाइप की हीट होती है, सेंसिबल, जिसको हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है। और एक जो हम्म, थोड़ी मतलब हम कह लें साइंटिफिक टाइप कैटेगरी में आएगी, जो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज की जाती है। वैसे इसका एडवांस जो था ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, तो वो लेटेंट हीट वाला वैसे भी कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया। तो बस बेसिक डिफरेंस के लिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ताकि आपको इन दोनों का बेसिक डिफरेंस पता रहे। और दूसरी टाइप की जो हीट हम यूज करते हैं बेसिकली, कॉन्सेप्ट है लेट। उसका लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट हीट में होता है ये कि जिस तरह अभी हमने आइस की एग्जांपल ली, उसमें हम थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर आप आइस को वैसे भी टेबल पर रख दो रूम टेम्परेचर पे, मेल्ट तो वो वैसे भी हो जाएगी बिना टेम्परेचर के चेंज के। ठीक है, क्योंकि हमने या उस टेम्परेचर पे रखा, तो थोड़े टाइम बाद वो अपना टेम्परेचर वैसे सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर लेगी, और या मेल्ट वो तब भी होती रहेगी, तो उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा। तो नॉर्मल अगर हम आइस को रखते हैं, तो बिना टेम्परेचर के चेंज के आपके पास प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तो या टेम्परेचर का मेल्टिंग। चेंज नहीं आता, लेकिन हीट आपके पास बॉडी में सप्लाई हो रही होती है, क्योंकि फ्रीजर से आप निकाल के जब रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। तो बेसिकली उसको हीट हम्म, सराउंडिंग से मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आ रहा। इसी तरह बॉइलिंग की अगर हम बात करें, वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री पे। 100 डिग्री के बाद अगर आप देखो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। मतलब एक तो कि थर्मामीटर हम कंटेनर में रख दें, तो वो कंटेनर की हीट को भी ऐड कर ले तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसे बिल्कुल हैंग करो वाटर पे, तो वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री के बाद वाटर एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, तो स्टेट चेंज हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर उसका 100 ही रहेगा बॉइलिंग का। तो बेसिकली ये दो प्रोसेस थे हमारे पास, जो कि अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस में से रिमूव कर दिया। बस बेसिक डिफरेंस के लिए हम दोनों हीट को लिख रहे हैं, कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में बस यही डिफरेंस होता है, कि लेटेंट हीट में भी स्टेट चेंज होती है, लेकिन हीट जो सप्लाई हो रही है उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि ये नॉर्मली मतलब हर प्रोसेस में नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक ही थे ये। जिस तरह अभी आइस की एग्जांपल ली और बॉइलिंग की एग्जांपल ली, यही दो एग्जांपल्स उसमें यूज करते हैं तो हम। मतलब एक के अंदर एक्स्ट्रा हीट हम्म। सप्लाई हो रही है एक में हम और एक्सटर्नल एक। हीट सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है क्लियरली। और लेटेंट में हीट सराउंडिंग से मिल रही है, एक्सटर्नली हम कोई सप्लाई नहीं कर रहे खुद से, और उसमें हीट तो आपको मिल रही है, लेकिन उसकी वजह से आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज में वो आपके काम आ रहा है। क्योंकि जब आप आइस लेकर आओगे वो सॉलिड होगा, तो वो जो हीट हम कंज्यूम करवा रहे हैं आइस को, तो वो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। जी। या तो बस ये फर्क है। ये सारी चीजें अभी आगे भी आएंगी डिटेल में, एक्सप्लेनेशन में भी, क्योंकि इसमें है ही सारी एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल तो नहीं है इतने सारे, तो उसमें हमें हम्म, एक्सप्लेनेशन पे ही ज्यादा चलना है। या, तो इसमें आपके पास कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा, और अब जिस तरह पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था कि पहले हीट सप्लाई की, टेम्परेचर नोट किया, फिर हीट सप्लाई की, उसके बाद टेम्परेचर नोट किया, इसमें जो हीट है आपके पास वो प्रोसेस के बीच में ही एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि आइस को हमने रखा हुआ है या वाटर बॉईल होके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो प्रोसेस आपके पास कंटिन्यू होता है, और उस प्रोसेस के बीच में ही आपको हीट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रही होती है या रिलीज हो रही होती है। ठीक है। या, सो दैट्स लेटेंट हीट। जी। तो इट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड
ड्यूरिंग द स्टेट चेंज प्रोसेस। तो बस ये दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। और मतलब कहीं भी अगर पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन वगैरह, तो वहां पर ये चीज लिखी होगी तो आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर, क्योंकि वो भले ये टॉपिक आपके पास नहीं आएगा, लेकिन टेम्परेचर की चीज तो आपसे पूछी जाएगी, तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हीट में तो चेंज होता है, लेकिन अगर लेटेंट का वर्ड कहीं आएगा तो उसमें सबसे चीज पहले ये माइंड में रखनी है कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना। बाकी सारी चीजें हम प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। Yeah. Yep. और जब आप हीट सप्लाई की बात कर रहे हो, तो अब हमारे पास मटेरियल डिफरेंट तरह के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, अलग अलग तरह की स्टेट्स हैं, अलग अलग तरह की मटेरियल होते हैं। तो सबकी जो Yes. एब्जॉर्प्शन या रिलीज करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है हीट कैपेसिटी। Specific heat capacity. Heat capacity. हम्म। Heat capacity is और by हाँ, how much the temperature increases by when a specific amount of heat सप्लाई is बॉडी। supplied. ठीक है। तो Right? हाँ बिल्कुल, आपको कॉन्सेप्ट इसका बेसिक पता है। तो अगर वो सिर्फ हीट कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें मतलब स्पेसिफिक में बस ये होता है कि हम स्पेसिफिक एक यूनिट मास की बात करते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक का वर्ड नहीं लिखा होता, तो बस हम कहते हैं कि सब्सटेंस कोई भी होगा, उसमें मास कंपलसरी नहीं है कि फिक्स हो। मतलब बस हम एक एक मेटल Mm. बार ले ली हमने और एक लिक्विड का कंटेनर ले लिया, बस हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। हमने मास में कोई उसमें स्पेसिफिक कंपैरिजन नहीं रखा, बस रैंडम हमने हीट उसे सप्लाई की। ठीक है। जी. तो बस हम उसमें ये लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू ब्रिंग अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हमने ऑब्जेक्ट लिया 30 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 31 डिग्री सेल्सियस पर जब वो चला जाएगा, तो उस टेम्परेचर चेंज में हम जितनी हीट सप्लाई कर चुके हैं, तो वो हीट हमारे पास होगी स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी। ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक मास की बात करें, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगी। ठीक है। अगर हम मास की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और अगर मास की बात ना करें तो इट्स जस्ट हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी, क्योंकि अगर आप वाटर की ओके. कंपेयर करो आयरन बार के साथ, तो वाटर आपको पता है बॉईल होने में टाइम लेता है, इसका मतलब वो स्लो है, वो ज्यादा हीट कंज्यूम करता है। उसे हीट अप करने के लिए हम बकायदा बॉयलर पे रखते हैं। और या. ये आपने देखा है कि जब बहुत ज्यादा सनी सीजन होता है, आपके पास टेम्परेचर हाई होता है, तो मेटल वैसे इतना हीट अप हो रहा होता है कि टच करने पे भी वो उसका टेम्परेचर आपको इतना हाई फील होता है। वाटर का उतना ज्यादा फील नहीं होता है जितना आपको उस सॉलिड में फील हो रहा होता है। ठीक है। ये सारे या. इसमें आएंगे जी. भी कि इनका डिफरेंस कैसे होता है। और हीट कैपेसिटी के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे वो सी का सिंबल यूज होता है। और इसका फॉर्मूला बहुत या. सिंपल है, सी इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट ओवर टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो क्यू की जगह पे ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी है ना, है तो हीट, लेकिन टाइप ऑफ एनर्जी है। तो हम इसको एनर्जी लिखें या हीट लिखें, तो क्यू का सिंबल स्पेसिफिकली हीट के लिए लिखा जाता है। हम्म. और अगर आप इसकी जगह पर ई लिख दो, तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो है तो टाइप ऑफ एनर्जी हीट भी। एनर्जी है. यस. तो उसमें कोई ऐसा आपके पास मार्किंग का इशू नहीं होता कि ये क्यों लिखा, आपने वो लिखना चाहिए था। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता।
अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि इस मतलब ये कॉन्सेप्ट इतने क्लोज हैं कि हम बहुत बार इसको मिस कॉन्सेप्ट इस तरह से लेते हैं हीट कैपेसिटी का, कि हम समझते हैं कि हीट कैपेसिटी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब इस चीज को आपने समझना है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट सुनने में लगता है कि ये तो हम ऑपोजिट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब इसकी लॉजिक ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एमसीक्यूज में छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हीट कैपेसिटी इज नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी। या क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह आयरन की और वाटर की, तो अब उसको सोच के अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि ये तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, बेसिकली ये डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, मतलब अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, लेट सपोज, तो अगर हम एक कंप्लीट गैलन वाटर का फिल कर दें और एक हम स्पून उसके साथ रखें, तो स्पून को हम हीट अप करें और गैलन को हीट अप करें, तो गैलन तो अब आप क्वांटिटी में ज्यादा है, तो वो तो आप देखते ही बता दोगे कि स्पून तो जल्दी हीट अप हो जाएगी कुछ सेकंड्स में। और उसी को अगर आप कंपेयर करो कि वो गैलन जो कंटेनर है आपका वो मेटल का हो, और उसके सामने आप एक ग्लास वाटर जितनी क्वांटिटी लो, तो फिर आप बोलोगे कि वाटर जल्दी हीट अप हो जाएगा। तो अगर ये मटेरियल पे डिपेंड करता, ठीक है, तो फिर हम चाहे गैलन जितना वाटर लें या एक ग्लास जितना वाटर लें, दोनों दैट एक ही वुडंट टाइम पे मैटर। हीट अप हो जाते। ठीक है। तो इस वजह से ये या प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड करता है। इसीलिए फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आता है। तो ये वैसे तो देखने में सुनने में लग रहा होगा कि इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको मटेरियल प्रॉपर्टी ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि जब हम आयरन और मेटल को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ वाटर तो देर से ही होगा हमेशा। लेकिन अगर आप क्वांटिटी वाइज देखो, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्योंकि मेन हमारा क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। तो जब मॉलिक्यूल्स ही कम होंगे तो उन्हें एनर्जी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स जब इतने सारे होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास उनको क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी हीट की, और आपको उतना टाइम भी रिक्वायर्ड होगा। तो बेसिकली ये या डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट के मास पे। डिपेंड्स ऑन द mass of the object. बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सब्सटेंस। और जितना आपके पास मास आप ग्रेटर यूज करोगे, द ग्रेटर द मास। The greater the heat capacity. बिल्कुल। So again, just revise, heat capacity of an object is the amount of heat required to increase its temperature by one. बिल्कुल, क्योंकि हम नॉर्मल जो बर्नर्स यूज करते हैं लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे हमें पता है कि सेंटीमीटर मिलीमीटर में वर्किंग होती है। तो अगर हम उस बर्नर पे पूरे गैलन को हीटअप करने जाएं तो पूरा दिन लग जाएगा, वो तब भी हीटअप नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट ही थी हम इतनी थोड़ी सी सप्लाई कर रहे हैं, और उसके सामने जो है वो इतना आपने मैसिव जो है वो मास कंसिडर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है आपके पास, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस बनता है। और उसी के बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज करते हैं, जिसपे हम मास को भी साथ ऐड कर लेते हैं, ताकि आपके पास मास का जो कॉन्सेप्ट है उससे कोई कंफ्यूजन ना हो, वो आपके फॉर्मूला में ही ऐड हो जाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बस अब इतना होगा कि हम मास को भी यूनिट कर लेंगे साथ में। बाकी डेफिनेशन सेम कॉपी पेस्ट होगी। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड is टू the रेज द temperature. टेम्परेचर और टू ब्रिंग अ यूनिट चेंज। यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इन अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। और अभी हमने एक चीज देखी कि जितना आपको लार्ज मास आप यूज करोगे उतनी ज्यादा आपको हीट रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब है मास और ये Yeah. दोनों इनवर्सली चलेंगे। मतलब वैसे तो डायरेक्टली है लेकिन स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली हो जाएगा, क्योंकि मास जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा हीट चाहिए। तो अगर आप इसको क्यू के रेफरेंस से लिखोगे तो वो इक्वल होगा एम सी डेल्टा टी। और आप इसे अगर सी के रेफरेंस से लिखो फॉर्मूला जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है, क्यू MC change in बराबर, temperature. बिल्कुल। तो जितना ज्यादा मास ले रहे हैं हम उतनी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती जाएगी वहां पे, क्योंकि दोनों इनवर्सली बन गए। तो फॉर्मूला आप किसी भी रेफरेंस से याद कर सकते हो जैसे आपके लिए इजी हो। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन में देखो तो अमाउंट ऑफ हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट सबसे ऊपर आ गई टू ब्रिंग अ चेंज, और जो चेंज वाली क्वांटिटीज हैं वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ गई। uh, Q जो है वो एनर्जी ट्रांसफर्ड है, राइट? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके Yeah, पास, I got this. हाँ, तो हीट के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो मास इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्पेसिफिक कैप सॉरी हीट कैपेसिटी में। और जब हम स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक में तो हमने मास ऑलरेडी स्पेसिफिक कर दिया। तो फिर आपके पास वो वाली कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी कि ये मास पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि मास तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है। Yeah, yeah. और दूसरी चीज ये कि अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस मटेरियल की हाई होगी, सॉलिड लिक्विड या गैस। गैस की हाई होनी चाहिए, बिकॉज अगर हीट हम उसको सप्लाई हम्म। करते हैं तो ये पार्टिकल्स फार हुए हैं, तो हम्म। हीट स्लोली स्प्रेड होगी। बिल्कुल। और सॉलिड में टाइटली पैक्ड है तो वो जल्दी से ट्रांसफर कर लेंगे और और आपके पास टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। क्योंकि पहले तो हमें हीट उसके बॉन्ड ब्रेक करने में यूज होगी, फिर वो जाके एक्सपेंड होना कहीं शुरू होते हैं। लेकिन लिक्विड और जी। गैस में तो वो इजीली एक्सपेंड हो सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो फ्री होते हैं, उनमें कोई स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है। या तो अभी हमने बात की कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेस होगी। तो सॉलिड्स हैव लीस्ट हीट कैपेसिटी क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं। और जब हमें पता चल गया कि जब टाइटली पैक्ड है तो हीट कैपेसिटी कम है, तो जब लूजली बाउंड होंगे तो उसमें हीट कैपेसिटी फिर ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसी के साथ हम एक कंपैरिजन और देखें हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो अगर हमारे पास लेट सपोज दो कंटेनर हो,
एक कंटेनर में वाटर वाटर। और दूसरे में भी वाटर है, लेकिन हम दोनों का मास अलग कंसिडर करते हैं। सर मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, राइट? बिल्कुल। अब इनकी जो क्वांटिटीज है वो हमने इस तरह से कंसिडर की कि एक में हमने मास लिया है 1/2 kg, 500 ग्राम्स या और एक में 0.5। हमने लिया है, उससे भी कम कर लेते हैं हम, 0.25, 0.2। 0.25 या 0.2 या 0.3, कोई भी वैल्यू आप, ग्रेटर भी ले सकते हो, लेस भी। अब इन दोनों में अगर वो आपसे पूछें कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर इन दोनों की कंपेयर की जाए, तो किसकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो दोनों कैपेसिटीज में से कौन सी कैपेसिटी हाई, लो या सेम होगी, ये आपने बताना है। इसे हम कंटेनर ए कंसिडर कर लेते हैं, और ये वाला बी। सो योर क्वेश्चन इज? कि जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, तो अभी हीट या कैपेसिटी के बारे में हमने लिखा था कि ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती मटेरियल की, ये डिपेंड कर रही है मास पे। और या स्पेसिफिक कैपेसिटी में हमने मास ऑलरेडी स्पेसिफिक कर ही लिया है। तो ये दोनों या हम कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करें, तो इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करने के बाद इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी आपको सेम मिलेगी दोनों में, या दोनों में डिफरेंट मिलेगी। अगर हम पहले हीट कैपेसिटी की बात करें, तो दोनों की हीट कैपेसिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ए और बी की। अगर हम पहले ऑब्वियसली कैपेसिटी की बात करें। एक्सप्लेन एज इन व्हाट हीट कैपेसिटी इज, या नहीं, मतलब दोनों में से हाई, लो या इक्वल, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। हीट कैपेसिटी सेम तो नहीं होगी बिकॉज इनके मैसेज डिफरेंट है। सही। सो जजिंग बाय द चेंज इन वेट, probably 0.5 की हीट अब कैपेसिटी ज्यादा है। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ठीक है। यस। सो कंटेनर ए की जो है वो हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो अब हमें दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि दोनों क्वांटिटीज में एक्चुअल डिफरेंस ये है, क्योंकि हीट कैपेसिटी में हम डिपेंड कर रहे हैं मास पे, कि क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं, इसलिए हमने उसमें मास को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। या और दूसरा, अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करो, तो वो दोनों की सेम होगी या वो भी चेंज होगी। नहीं, स्पेसिफिक हम्म। हीट चेंज होगी। पक्की बात है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन में हमने लिखा था कि मास हम यूनिट ही लेंगे। तो चाहे आप कोई भी मटेरियल लो, अब इसमें क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। अगर मैं दोनों कंटेनर में वाटर और एक में पैराफिन भर देते, तो फिर आपके पास ये होता कि वाटर और पैराफिन की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने लेना तो दोनों का यूनिट मास है, सैंपल दोनों में से यूनिट मास ही आएगा। 1 ग्राम ले लिया, 1 kg ले लिया, 1/2 kg ले लिया, दोनों का, तो दोनों का इक्वल Hmm. मास लेंगे और उन So दोनों it को depends heat on the करेंगे। material and rather not the mass, whereas heat capacity does not मटेरियल depend पे डिपेंड on नहीं करेगी, the सिर्फ material. का मास। Yeah. ठीक है, तो इसका मतलब है हीट कैपेसिटी दोनों की सेम आएगी, क्योंकि दोनों में वाटर Yeah, है, और water है। दोनों में जब हम यूनिट मास लेंगे,
तो दोनों को सेम हीट सप्लाई की जाएगी क्योंकि दोनों के सैंपल ही सेम आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। हम्म। तो ये हमारे पास दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस आ गया कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हम्म। अब एक चीज और, कि अभी हम बात कर रहे थे कि लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट। अब वो लेटेंट हीट वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जो उसमें सेम टेम्परेचर वाली बात है, क्योंकि हम थर्मल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो आप अगर एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लो कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे आइस को या वाटर को नॉर्मल, या तो बेसिकली या आइस जो है वो सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में रहते हुए कुछ लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर वो कंप्लीट लिक्विड में आएगी, फिर थोड़ा टाइम वो उस स्टेट में रहने के बाद फिर वो वेपर्स में चेंज होगी, अगर हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते रहें। ठीक है, तो या बेसिकली होता ये है या कि पहले आपके पास जो है वो कुछ टाइम स्टेट अपनी जो है वो सेम स्टेट को सस्टेन करती है, फिर उसके बाद चेंज आता है, फिर जब वो चेंज आ जाता है तो वो चेंज कुछ टाइम तक अपने आप को सस्टेन करेगी, फिर उसके बाद दोबारा चेंज आएगा। ठीक है, फिर गैस के बाद तो आपको पता है कि वो लेस डेंस होती जाएगी, जब तक कि अगर हम हम्म टेम्परेचर अचानक से डिक्रीज करना शुरू ना कर दें, मतलब फ्रीजिंग की तरफ हम चले जाएं। तो इसमें होता ये है कि नॉर्मली वो क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि ये जो टेम्परेचर बीच में कांस्टेंट जा रहा है कहीं कहीं पर, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो रहा है। हम्म। Is it because the temperature material is same? मटेरियल इज सेम, ठीक है, हम देखते हैं। तो वाई टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट ड्यूरिंग स्टेट चेंज। ठीक है, अब इसमें ये है कि जब हम हीट करते हैं, चाहे मेल्टिंग के लिए कर रहे हो चाहे बॉइलिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों में हीट तो सप्लाई हम कर रहे हैं। तो Yeah. बेसिकली आपके पास होता ये है, व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड, substance is heated before the state of melting और बॉइलिंग। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पे के तो आके स्टेट चेंज ही हो जाएगी। तो बेसिकली जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पहले भी तो हीट सप्लाई हो ही रही थी हमारे पास। Yeah. तो वो एनर्जी जो है वो, द एनर्जी सप्लाइड, Is being used. Yeah. ठीक है, हमें ये भी पता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है। Yeah. It can only be transferred. एटमॉस्फेयर में तो ऐड होगी, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है अभी। जो हमारा मेन फोकस है वो इसकी मॉलिक्यूल्स की तरफ जो कन्वर्जन हो रहा है वो लिखना है। तो ये जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी मॉलिक्यूल्स की, मतलब मॉलिक्यूल्स आपको पता है फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। Yeah. Yeah. तो इसलिए हमारे पास जो है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि आपने मॉलिक्यूल्स की स्पीड को बढ़ा दिया।
तो चेंज जो था वो बेसिकली उनकी स्पीड में आ गया, बजाय इसके कि उसके टेम्परेचर में चेंज आता, वो चेंज आपको उनकी स्पीड में मिल गया। मॉलिक्यूल्स की। हम्म। So just give me 1 second. जी सर। तो इसमें बेसिकली हुआ ये कि जब हम हीट सप्लाई कर रहे थे, तो वो आपके पास उनकी काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो गया। और दूसरी बात आप ये लिख सकते हो कि अगर हम सॉलिड की एग्जांपल लें या लिक्विड की एग्जांपल लें, तो जब सॉलिड को हम हीट कर रहे थे, तो उनका बॉन्डिंग जो होता है वो स्ट्रांग होता है, उनकी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, यानी जो उनकी इंटरनल मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं, तो इनिशियली जो हीट है आपके पास वो उनको ब्रेक करने में यूज होती है। पहले वो ब्रेक होगा बॉन्ड उनका, ताकि वो फ्लो कर सके, क्योंकि लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है हमने उसमें भी तो उसको लेकर आना है। तो जब लिक्विड प्रॉपर्टी की तरफ हम लेकर आ रहे हैं, तो वो जो हीट हमने सप्लाई की है, तो वो आपके पास उसकी बॉन्डिंग को भी ब्रेक करने में यूज होता है। ठीक है। तो दूसरी बात हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। The energy is also used in breaking the bonds. जी। तो जो चेंज हो रही है स्टेट, सो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज प्रोसेस, द हीट सप्लाइड During the state change process, the heat supplied is utilized in breaking the bonds. बिल्कुल। Molecule तो बेसिकली वो bonds. जो वर्क डन हो रहा है आपके पास ब्रेक करने के लिए बॉन्ड, उसमें हम यूटिलाइज कर रहे हैं। वर्क अगेंस्ट, ठीक है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टर्म यूज करते हैं। तो हम भी ये लिखेंगे ताकि ये टर्म भी आपको यूज टू हो जाए। सिंपल वर्ड्स में हम बेसिकली लिख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। उनके अगेंस्ट हम ये वर्क करेंगे ताकि बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर मूव कर सकें। ठीक है। Yeah. तो अब बेसिकली जब आपने, एक तो ये था कि काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। और जब बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे, ठीक है, तो एक हमारे पास पहला प्रोसेस तो ये आ गया फर्स्ट, फिर हमारे पास सेकंड प्रोसेस ये हो गया, और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस टाइम पर ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, तो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब जो आपका काम है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बॉन्ड को ब्रेक करने का हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट आपके पास ये होगा। So particles are still moving, right? बिल्कुल। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस मोमेंट पे कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। Constant मतलब एक same speed. हाँ बिल्कुल, एक वैल्यू पर आकर सेम हो जाएगी, क्योंकि पहले इंक्रीज हो गई, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम में स्टेट चेंज हो रही है आपकी। Hmm. और जब अब आपके पास चेंज नहीं आ रहा काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका मतलब है टेम्परेचर में भी अब चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मोशन में अब कोई चेंज नहीं है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। और ये कांस्टेंट करने के बाद,
अच्छा, अब इसमें एक ये होता है कि ये तो वो वाला हीट का कॉन्सेप्ट हो गया जो हमारे लिए यूजफुल है। अब वो जो हीट सराउंडिंग में जा रही होगी, अब वो तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम या कि जो हीट लॉस हो रहा है हमारे पास, हीट लॉस डज नॉट डिक्रीज द और so I think I already said this but like जब particles लगते हैं तो वो एनर्जी लूज भी करते हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन बेसिकली होता ये कि हम इनकी मूवमेंट को इलास्टिक कंसिडर करते हैं। तो इलास्टिक में ये होता है कि एनर्जी और मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। तो उसमें जो है वो एनर्जी हमारी लूज नहीं होती। तो हम उन्हें इलास्टिक कंसिडर करते हैं। ठीक है। हम्म। जी। तो हीट लॉस डज नॉट डिक्रीज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बट, अच्छा, इससे स्पीड में फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो उनके बीच का डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो जाता है। अभी देखो कितनी माइक्रो माइक्रो डिफरेंसेस हैं। मतलब देखने में जर्नली अगर हम लिखें तो हम लिख देंगे कि स्पीड स्लो हो गई, लेकिन हालांकि स्पीड स्लो नहीं होती। उनका जो डिस्टेंस होगा ना, जो गैप होगा मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का, वो कम हो जाएगा। डिक्रीजेस द गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। या और इसमें भी होगा ये टेम्परेचर कांस्टेंट, या क्योंकि जो हीट आपकी लॉस हुई है उसकी जगह पर गैप आपका डिक्रीज हो गया, तो वो दोनों चीजों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। एंड स्टेट चेंजेस। ठीक है। तो ये आपके पास जी। पूरा सिनेरियो है मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें वो आपसे 90% क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। तो वो मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स का ही है, क्योंकि स्पीड भी मॉलिक्यूल्स की है और गैप भी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का है। तो सारी चीज़ें आपके पास मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक है। तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो अभी हमने जितनी सारी डिटेल डिस्कस की है, वैसे तो वो बहुत माइनर माइनर सा हमें लग रहा होगा, लेकिन जब आपको 3-4 मार्क का वो क्वेश्चन देते हैं ना एक्सप्लेनेशन का, तो फिर वहां पर हम अटक जाते हैं। हम एक पॉइंट तो लिख देते हैं, फिर हम उसी पॉइंट को अलग अलग स्टेटमेंट करके जो है वो बस एग्जैजुरेट कर रहे होते हैं, हालांकि हमारे पास वैलिड पॉइंट्स नहीं होते, और उसमें भी हम गलत लिख के आ जाते हैं। हम स्पीड लिख देंगे कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया कि स्पीड चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस आपका जो है वो ये कम ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो इसका ग्राफ भी आपके पास पूछे जाते हैं। मतलब ग्राफ हम्म। में वो आपसे मार्किंग कर लेते कि ये स्पेसिफिक एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अगर हम मार्किंग करते हैं कि वाई एक्सिस पे हम कंसिडर करते हैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे ही आएगा। हम मिनट्स में ले लें, सेकंड्स में ले लें, क्योंकि अभी हम वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम तो लगता है स्टेट चेंज करने में, तो हम मिनट्स ले लेते हैं। तो अगर हम आइस की बात कर रहे हैं, मतलब आइस की मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हम आइस से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आइस का टेम्परेचर कितना होगा? अगर यहाँ पर जीरो है बिल्कुल, तो इनिशियली आइस का टेम्परेचर माइनस में होगा या जीरो होगा या उससे ऊपर होगा? जीरो जीरो ही होगा। स्टार्टिंग आइस का टेम्परेचर ये जीरो होगा।
अब क्योंकि हमने फ्रीजर में रखा होता है तो होता ये है कि वो थोड़ा सा माइनस की तरफ चला जाता है। ठीक है, वैसे तो आइस जीरो पे कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है, लेकिन आपके पास, आपको पता है कि अगर हम इसमें से हीट लॉस हटा दें, ठीक है, मतलब अभी हम हीट लॉस की बात नहीं कर रहे क्योंकि उसमें तो फिर कर्व बन जाएगा ग्राफ। तो अगर हम विदाउट हीट लॉस की बात करें तो हम थोड़ा सा माइनस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रीजिंग से पहले फिर आप पीछे की तरफ जाओ तो आप माइनस में जाना शुरू कर देते हो। या तो हम लेट सपोज -10 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये जीरो पर आएगा, ठीक है, जो इसका ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर वो इस पॉइंट पे कुछ टाइम स्टे करेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने बात की कि टेम्परेचर उस टाइम में चेंज नहीं होगा, ये जो अभी हमने लिखी है हेंस टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, वो जो बॉन्डिंग ब्रेक वाला प्रोसेस है ना वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, मेल्टिंग। क्योंकि जीरो से अब ऊपर या जाएगा तो मेल्टिंग की तरफ चला जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। तो जब प्रोसेस चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज का प्रोसेस चल रहा है, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। फिर आप टाइम के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज, यस, क्योंकि इसके टू बाद पॉइंट आपने वेयर जाना इट है रीचेस बॉइलिंग पे। 100। बिल्कुल। फिर आप चले गए बॉइलिंग पे। अच्छा, मैंने देखा जो हमारे स्कूल में इस तरह पढ़ाते हैं ना, वो 0 से 50 करते हैं, 50 पे मेल्टिंग होती है, 100 पे फिर वो बॉइलिंग करा देते हैं, बिल्कुल। गोइंग टू माइनस। क्योंकि अभी हमारे पास इसकी ना कोई कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस नहीं होते, तो नंबर्स इसलिए मैंने नहीं लिखे। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहाँ पे लिखेंगे। तो बॉइलिंग आ गई, बॉइलिंग के आपके पास पता है इसके बाद जो भी होगा वो गैशियस में कन्वर्ट होगा। तो उसके बाद यस, ग्राफ होगा वो फिर आपके पास डायरेक्टली चेंज होना शुरू हो जाएगा। या ठीक है। और अगर हम इसको या हीट लॉस के साथ बनाए, ठीक है, अभी ये जो ग्रीन आपके पास ग्राफ बना है, इसमें कोई भी हीट लॉस नहीं है, क्योंकि कोई वेरिएशन आपको नजर नहीं आ रही, तो सीधा सीधा आपके पास हीट चेंज होती जा रही है। और अगर आप इसी को हीट लॉस के साथ बनाओगे, तो हीट लॉस के साथ क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना ये कर्व हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन जी। आती है टाइम के साथ साथ, तो वो आपके पास फिर कर्व ग्राफ हो जाएगा। बाकी भी हम ग्राफ्स स्टेट चेंज के साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो अभी हम स्टेट चेंज की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हमने डिस्कस करना था कि इसमें आपके पास दो जगह आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर तब होता है जब आपके पास स्टेट चेंज का प्रोसेस चल रहा होता है। और अब आपको याद होगा हमने शुरू में जो डिस्कस डिस्कस किया था लेटेंट हीट को, तो वो स्टेट चेंज के बीच में वो लेटेंट हीट आपको मिल रही है, क्योंकि उसमें आपके पास टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास जो है वो बॉन्डिंग चेंज होती जा रही है वहां पे। ठीक है। हम्म, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड है आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज से, इस थर्मल के मतलब सेक्शन के स्टार्टिंग के।